बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। अदालती ऐवानों से एक फ़ैसला जारी किया गया और ये बड़ी अदालत की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया और ये सरकार के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ था। जो अख्तियार जजेस के पास है वो अख्तियार उनसे वापस लेके बड़े जज ने ख़ुद अपने पास रख लिया था। बाद में फिर जब वकला की जानिब से और अवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल आया तो वो अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ गया अदालत को। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक अहम कमेटी है जिसने रूल्स बनाने थे और वो अदलिया से मुतल्लिक़ कानून साजी आप उसको कह सकते हैं या रूल मेकिंग, वो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। जुडिशल कमीशन की ज़ेली कमेटी है ये और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में ये कमेटी थी जिसने ये ज़ेर सदारत जो ज़ेली कमेटी थी उनकी जानिब से रूल्स बनाने से मुतल्लिक़ जो है वो मामला सामने आया है और उस पर रूल्स तजवीज़ कर दिए गए हैं। ये पूरे पाकिस्तान की अदालतों से मुतल्लिक़ है। 19 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के जजों की अदालती कारकर्दगी के जायज़े के लिए एक वसीउल बुनियाद कमेटी तश्कील दी थी। ये जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं और ये आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी कैसे, जब आप किसी को हाई कोर्ट का जज बना रहे हैं तो आप उसकी कारकर्दगी देख के बनाते हैं। फिर एक साल जब आप किसी को एडिशनल जज बनाते हैं, जब हाई कोर्ट का जज बनता है तो वो पहले एक साल एडिशनल जज होता है, उसके बाद कुछ मुस्तकिल होते हैं कुछ नहीं होते। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जो एक एडिशनल जज थे वो बाद में मुस्तकिल नहीं हो सके थे, ये पिछले बात है। और फिर हमजा शहबाज के दौर में उनको बनाया गया था एडवोकेट जनरल पंजाबी और फिर उन्होंने अलग हो गए थे, वो इस्तीफ़ा दे गए थे। लेकिन अब ये जो जजेस की कारकर्दगी जांचनी है ये बेसिकली तो मुझे ये लगता है कि चूँकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जहाँ पे हुकूमती अक्सरियत है तो मुझे लगता है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया गया। 19 जून को ये फ़ैसला हुआ था जिसमें हाई कोर्ट के जजों की अदालती कारकर्दगी के जायज़े के लिए एक वसीउल बुनियाद कमेटी तश्कील दी गई थी। ये कमेटी अदलिया, पार्लिमान, इंतज़ामिया और वकला बिरादरी के अरकान पर मुश्तमिल थी। इसका काम सालाना अदालती कारकर्दगी के जायज़ों के कवायद तैयार करना और जजों के तकर्रुर के म्यार को वाज़े करना था। आइन के आर्टिकल 175(a) की 26वीं तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कारकर्दगी दिखाने वाले हाई कोर्ट जजों को बेहतरी का वक्त दे सकता है। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मेजॉरिटी ऑफ एग्जेक्टिव वो पहले रिपोर्ट तैयार होगी जिस जज के बारे में ये होगा कि उसकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको थोड़ा टाइम देगा, 1-2 महीने देगा कि अपनी कारकर्दगी दुरुस्त कर लें। अब कारकर्दगी जांचनी भी उन्होंने खुद है, वो 1-2 महीने का टाइम देंगे और उसके बाद अगर उनको ये लगेगा एग्जेक्टिव जो मेजॉरिटी ऑफ जुडिशल कमीशन मेंबरान उनको लगेगा कि जज साहब ने अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं की तो फिर उसके खिलाफ उनकी बरतरफी की सिफारिश सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को की जा सकेगी जुडिशल कमीशन की जानिब से। यानी जजेस को हटाने का जो अख्तियार है एक तो वो है ना जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत है। अब ये एक और कारनामा जो सर अंजाम दिया जा रहा है हमारी जुडिशल कमीशन और पूरा निज़ाम उनके साथ है, पूरा निज़ाम जैसे वो कह रहे हैं वैसे निज़ाम उनके साथ चल रहा है। यही वजह है कि उनको कोई परेशानी नहीं है और जब तक दिए गए अरसे के बाद भी जज की कारकर्दगी अगर गैर तसल्ली बख्श पाई जाएगी तो कमीशन अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेगा और बरतरफी की सिफारिश करेगा। वो कमीशन जिसमें खुद तमाम मेंबरान जुडिशल कमीशन भी बैठे हैं और उसमें जो हेड ऑफ जुडिशल कमीशन है वही हेड ऑफ है अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसमें 2 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं। इस वजह से वो तमाम के तमाम जो है वो मेजॉरिटी वो जो फ़ैसला जुडिशल कमीशन करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी वही फ़ैसला आएगा। ये हमारा निज़ाम है और इस तरीके से चलाया जा रहा है। अब ये कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने रूल्स बनाने थे कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी कारकर्दगी जांचने से मुतल्लिक़। ये स्पेसिफ़िकली पूरे पाकिस्तान की जो मातहत अदालतें हैं वो तो थी ही लेकिन ये स्पेसिफ़िकली हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक़ थी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेली कमेटी के अरकान ने कई तजावीज़ आगे भेजी हैं जिन पर गौर किया जाएगा ताकि हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने और उनकी तरक्की के लिए म्यार वाज़े करने के कवायद तैयार किए जा सकें। जस्टिस जमाल मंदोखेल की ज़ेर सदारत जो कमेटी थी, अब आप अंदाज़ा लगाएं जिसमें जमाल मंदोखेल की सरबराही में कमेटी हो, उसके मेंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हों और उसके मेंबर मोहम्मद एहसन भून हों, उनके मेंबर फारूक चिनायक हों। अटॉर्नी जनरल फारूक चिनायक और एहसन भून वो उस कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने कवायद बनाने हैं। एक तरफ है पीटीआई के सेनेटर अली ज़फ़र, वो होना ना होना यानी कि उनकी कोई राय की अहमियत ही नहीं ना, जब मेजॉरिटी तो पहले ही हुकूमती है। एहसन भून साहब वो आप जानते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल और उनका बड़ा करीबी तल्लक है मौजूदा निज़ाम के साथ और आज़म नज़ीर तारड़ साहब और वो एक ही चीज़ हैं।
जो फारूक अचनाक साहब वैसे ही हुकूमती हिस्सा हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वैसे ही हुकूमत और रियासत के वकील हैं, और ऊपर आ गए जमाल मंदोखेल साहब। ये कमेटी थी जिन्होंने हाई कोर्ट के जजेज़ की कारकर्दगी को जांचने के लिए, नापने के लिए कवायद बनाने थे। ये कवायद बनाने वाले और फिर जांचने और नापने वाली जो अथॉरिटी है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मेजॉरिटी एग्जेक्टिव और हुकूमत की है। ये हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हुकूमती जो सियासी जो आप उसको कह सकते हैं मेजॉरिटी है, वो उसके हाथ में दे दिया गया। यही तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट था उसका बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरे निज़ाम ने। ज़ेली कमेटी ने फैसला किया कि हर रुकन की तजवीज़ को यकजा करके तमाम अरकान को, अरकान कौन से, वही जुडिशल कमीशन वाले अरकान, उनको आइंदा इजलास के लिए भेजा जाएगा जो अगले हफ्ते होगा। उस इजलास में हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों की कारकर्दगी जांचने के लिए पैमाने वज़ा करने की तजावीज़ पर तफसील से गौर किया जाएगा। एक तजवीज़ ये थी कि इस मुद्दत पर गौर किया जाए जिसके अंदर हाई कोर्ट का जज महफूज शुदा फ़ैसला सुनाता है, क्योंकि बिला वजह ताख़ीर से आखिरकार साइलिन को मायूसी होती है। अब जानते हैं हमारे जो थे आमिर फारूक साहब, वो फ़ैसले महफूज करने में बड़े माहिर थे और बड़ा लंबा अरसा वो फ़ैसले महफूज रहते थे। एक तो PTI की दरख्वास्त थी, वो तो तकरीबन 8-9 महीने फ़ैसला महफूज रहा था। तो फिर कई फ़ैसले वो महफूज कर गए, एक साल के बाद दोबारा केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, चूँकि महफूज फ़ैसले सुनाए नहीं गए थे। तो अब ये भी एक तजवीज़ है कि जो महफूज फ़ैसला किया जाता है हाई कोर्ट की जानिब से, वो मैक्सिमम 3 माह के अंदर अंदर उसको डिसाइड किया जाए, यानी कि 3 माह में महफूज फ़ैसला गैर महफूज किया जाए, यानी सुनाया जाए। कमेटी ने यह तजवीज़ दी है कि हाई कोर्ट के जजों के लिए ये लाजमी करार दिया जाए कि वो 3 माह के अंदर फैसले सुनाएं, जैसा कि 2015 में MFIMY इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने करार दिया था। जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा था कि फ़ैसले सुनाने के लिए मुनासिब वक्त 90 दिन है, क्योंकि कानून की तशरीह के लिए वसी तहकीक, गौर व फिक्र और मुशावरत की ज़रूरत होती है। फैसले में कहा गया था कि 90 दिन फ़ैसला लिखने के लिए काफ़ी होने चाहिए। अगर जज इस मुद्दत में फ़ैसला नहीं दे पाते तो उन्हें माकूल वजूहात बयान करनी होंगी और मुमकिन है कि मुकदमे को दोबारा सुनने का भी हुक्म दें। एक और तजवीज़ ये थी कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जांचे कि एक जज माहाना कितने मुकदमात का फ़ैसला करता है और क्या ये फ़ैसले ऐसे मौजूई मामलात पर हैं जो कानूनी असूलों को आगे बढ़ाते हैं या सिर्फ मामूल की ज़मानत की दरख्वास्तों से मुतल्लिक हैं। अब एक जज के पास आप भेजते ही ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, छोटे छोटे फैमिली मामलात भेजते हैं, उसके बाद आप कहें कि इन्होंने तो कोई गैर मामूली फ़ैसला नहीं दिया, तो भाई वो गैर मामूली फ़ैसला क्या दें? जहाँ आप चोरी की और डकैती की उनके पास FIR के जो ज़मानतें भेजते हैं, आप जो रूटीन के साथ या मसावी, जो आइन का आर्टिकल 25 कहता है, मसावी यकसा सलूक नहीं किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया है, और वो चंद जजेस के पास सारे अहम केसेस भेजते हैं और चंद जजेस को अहम केसेस से बिल्कुल महरूम कर दिया जाता है। फिर आपने कारकर्दगी क्या जांचनी है? फिर आपने उनसे क्या पूछना है कि जी मामूली फ़ैसले हैं या गैर मामूली फ़ैसले हैं? तजवीज़ में यह भी शामिल किया गया कि देखा जाए आया जज रोज़ाना की कॉज लिस्ट पूरी करते हैं या सिर्फ चंद मुकदमात सुनते हैं और बाकी मौखर कर देते हैं। अलबत्ता ये सवाल बरकरार है कि मेयारात में मुकदमात को कैसे शामिल किया जाए जो जजों की जानिब से दायरे इख्तियार की निशानदही के बाद वापस ले लिए जाते हैं। एक कानूनी माहिर ने कहा कि ऐसे इनखला अदालती वक्त बचाते हैं क्योंकि गैर ज़रूरी अपीलों से बचा लिया जाता है, लेकिन ये कभी कानून की किताबों में दर्ज नहीं होते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी जज को महज इसलिए सज़ा दी जानी चाहिए कि उसने मुकदमा अच्छी तरह समझकर फ्रीकैन को वापस लेने पर आमादा किया, जो पूरी तफसील होती है और उसमें पूरी बहस होती है, दलाइल होते हैं। जब वो जज को नहीं कन्विंस कर सकते और जज कहते हैं कि भाई आपका मुकदमा नहीं बनता, और उसके बाद जब जज ने उनको मजबूर कर दिया कि भाई या आपका केस खारिज होगा या आप इसको वापस ले लें, तो वो कहते हैं कि भाई जो केस वापस लिया जाता है वो भी मुकम्मल दलाइल के बाद होता है, और उसकी वजह यह है कि जज का जो कानूनी नुक्ता होता है वो हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अपना केस वापस लेना पड़ता है। तो उनको भी तो आप शामिल करें, उनको भी तो इस कारकर्दगी में शामिल करें। मज़ीद वज़ाहत करते हुए कानूनी माहिरीन ने कहा कि कारकर्दगी को सिर्फ रोज़ाना सुनने के मुकदमात की तादाद से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि ये इस बात पर भी मुनहसर है कि चीफ जस्टिस किस नौइयत के मुकदमात किसको तफवीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर सिविल रिवीजन के मुकदमात वक्त तलब और पेचीदा होते हैं, जबकि दीगर मामलात में महकमों को हदायत देना शामिल हो सकता है जो जल्द निपटा दिए जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात सुनने वाले जजों का आपस में मुवाजना करना गैर मुनसफ़ाना होगा। ये सीनियर वकला की जानिब से इसके ऊपर इतराज़ भी आ गया है, लेकिन ये रूल्स बना के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर दिए गए हैं। रूल्स किसने बनाए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं।
اب آ جاتے ہیں جناب والا جو طارق خورشید صاحب ہیں، طارق خورشید خواجہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور، ان کی جانب سے 20 ستمبر 2025 کو ایک لیٹر جاری کیا گیا آل جوڈیشل آفیسرز لاہور، تمام ایڈیشنل سیشن ججز، تمام سول ججز، تمام جوڈیشل مجسٹریٹس، پورے جو جوڈیشل افسران ہیں ان کو، جو بڑی عدالت ہے نا، ضلع کی بڑی عدالت، بڑا جج کہتے ہیں، سیشن جج کو کہا جاتا ہے بڑا جج، تو جو بڑا جج ہے، جو پوری اور جوڈیشری، جو لاہور کا جوڈیشری ہے وہ سب سے بڑی جوڈیشری ہے، سینکڑوں ججز ہیں، ان کو ایک خط لکھا 20 ستمبر کو، یہ آج 28 ہے نا، اسی 20 ستمبر کو خط لکھا گیا، خط بڑا دلچسپ ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہینس فورتھ if any order is passed regarding registration of criminal case or recommendation of departmental action against any officer of the police department، کہ اگر بعض اوقات کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس کوئی چلان جمع کروانا ہے، پولیس والے چلان جمع کرواتے ہیں، ان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا جاتا ہے، کسی پولیس والے کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دے دیا جاتا ہے، کسی پولیس والے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سیشن جج نے یہ حکم دیا تمام ججز کو، تمام جوڈیشل افسران کو، کہ اگر کسی پولیس افسر یا آفیشل کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، کوئی انکوائری کروانی ہے، یا اس کے خلاف مقدمے کے اندراج کی بات کرنی ہے، تو جو مجسٹریٹ پہلے خود اپنا اختیار استعمال کرتا تھا، ایڈیشنل سیشن جج خود اپنا اختیار استعمال کرتا تھا، ان سے اختیار لے کے سیشن جج نے اپنے پاس لے لیے۔ جیسے ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھتے ہیں، بھئی ہمارا نظام میں ہر عہدیدار اپنے پاس اختیارات لینا چاہتا ہے۔ سیشن جج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایسی ریکمنڈیشن ہو یا مقدمے کے اندراج کی بات ہو، دی سیم شیل ان ویٹ بی routed through this office and in no way such order shall be communicated or transmitted directly to the concerned police authority official، کہ اگر آپ کسی پولیس والے کے خلاف مقدمے کے اندراج کی بات کرتے ہیں یا کسی پولیس والے کے خلاف انکوائری کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی کسی صورت بھی آپ نے اس کو ڈائریکٹ نہیں پولیس حکام کو بھیجنا، آپ نے وہ آرڈر بھجوانا ہے سیشن جج کو، سیشن جج پھر آگے بھجوائیں گے، یعنی کہ سیشن جج صاحب اس کو دیکھیں گے اور سیشن جج کا جو اس چھانی سے گزر کے جائے گا، اگر تو سیشن جج سمجھیں گے کہ اس کے آگے، اس کو فردر آگے ٹرانسفر کرنا چاہیے، اس آرڈر کو آگے بھیجنا چاہیے، فارورڈ کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہوگا۔ سیشن جج نے کہا بھی اگر کسی پولیس والے کے خلاف آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ آرڈر آپ ڈائریکٹ پرچے کا نہیں کریں گے، آپ ڈائریکٹ ان کے خلاف انکوائری کا نہیں کریں گے، بلکہ آپ وہ آرڈر بھجوائیں گے سیشن جج کو، سیشن جج پھر آگے فردر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ اب وہ جو تمام ججز کے پاس ایک اختیار تھا کہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کسی بھی مقدمے میں پولیس والے ڈنڈی مار رہے ہیں، پولیس والے کو زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ خود کارروائی کرتے تھے۔ اس پر پھر جو تمام وکلا ہیں انہوں نے بڑا تگڑا سٹینڈ لیا کہ آپ اپنے ججز کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں، آپ اپنے ججز سے تمام اختیارات لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے ججز کے جو قانون نے، ضابطہ فوجداری نے، ضابطہ دیوانی نے ان کو اختیارات دیے، وہ آپ کیسے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کر سکتے ہیں۔ بہت شدید قسم کا احتجاج ہوا۔ احمد قیوم صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور وہ جو ہمارا یہ گروپ ہے، جو مختلف گروپ ہیں ان میں ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ احمد قیوم صاحب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ وکلا کے، اور جو چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ وائرل ہو گیا تو اس احتجاج کے بعد جو 20 ستمبر کا فیصلہ ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اچھا، جو واپس لیا گیا وہ صرف اتنا فیصلہ ہے کہ دا لیٹر بیئرنگ نمبر 12874، وہ جو لیٹر ہے اس کا نمبر تھا 12874، اس کا کہا کہ ڈیٹڈ 20/9/2025 ایشوڈ بائی دس آفس از ہیئر بائی ریکالڈ، اس کو واپس لے، ایک لائن کا نا نیا لیٹر جاری کر دیا ہے کہ وہ جو ہم نے آفس لیٹر بھیجا تھا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے، وہ ہم واپس لیتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وکلا تھے اور ان کا جو قانونی دباؤ تھا وہ کام دکھا گیا، اور جو سیشن جج صاحب ہیں، چونکہ پورے لاہور میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عدالت کہتی ہے پولیس والوں کے خلاف کارروائی کریں، انہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ کیسے دیا، پولیس والے ریکارڈ کیوں نہیں لے کے آتے، شو کاز جاری کریں۔ وہ جو تمام اختیارات ججز کے پاس تھے وہ سیشن جج نے اپنے پاس لینے کی کوشش کی، وکلا نے اور عوام نے اس کے اوپر رد عمل دیا، اور پھر اس کے بعد وہ لیٹر جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے اور وہ لیٹر ختم ہو گیا ہے، وہ اختیارات تمام ججز کے پاس بحال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔